कल्पना करो आपकी छोटी बेटी एक दिन अचानक गायब हो जाए, सालों तक उसका कोई पता न चले। फिर एक दिन वह वापस मिले, लेकिन जिस हालात में मिले उसे देखकर आपका खून जम जाए। उसके शरीर की त्वचा सड़ी हुई हो, आंखों में इंसानी जैसी कोई भावना न बची हो और उसके अंदर कुछ ऐसा छिपा हो जो इंसान नहीं, जो सदियों पुरानी एक शैतानी शक्ति हो। एक ऐसा शैतान जो हर साल अपनी पुरानी बॉडी छोड़कर किसी मासूम बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लेता है ताकि वह हमेशा जिंदा रह सके। आज की कहानी में आपको देखने को मिलेगा एक 400 साल पुराना ताबूत, रहस्यमयी काला पिरामिड, गायब होती बच्ची और एक ऐसा खौफनाक राज जिसे जानने के बाद आपके रातों की नींद उड़ सकती है। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, दरवाजा लॉक कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा डरावना सपना है जिससे कि आप शायद कभी बाहर न निकल पाएं। तो कहानी की शुरुआत एक छोटे से परिवार से होती है जो कार में सफर करते हुए अपने घर लौट रहा होता है। घर पहुंचने के कुछ देर बाद उसकी छोटी बेटी लायला को अपने पिंजरे में बंद चिड़िया मरी हुई दिखाई देती है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत अपनी माँ को इसके बारे में जानकारी देती है। बेटी की बात सुनते ही उसकी माँ का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सभी बच्चों को घर से बाहर भेज देती है और अपने पति के साथ एक बंद कमरे में चली जाती है। उस कमरे के अंदर एक काले रंग का रहस्यमयी पिरामिड रखा हुआ था, जिसी के पास एक छुपा हुआ दरवाजा भी मौजूद था। दोनों उस दरवाजे की मदद से नीचे बने अंडरग्राउंड वाले हिस्से में पहुंचते हैं। वहां पर एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। पति अपनी पत्नी से पूछता है, उन्हें कैसे पता चलेगा कि सही समय आ चुका है? जवाब में पत्नी बताती है, उन्हें ताबूत खोलकर देखना होगा। जैसे ही आदमी ताबूत का ढक्कन हटाता है, अंदर से एक मम्मी दिखाई देती है। पहली नजर में लगता है कि अभी वह गहरी नींद में है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक ताबूत से बंधे जंजीरें किसी अनजान शक्ति के प्रभाव से टूट जाती है और उनमें से एक सीधे आदमी के गले में फंस जाती है। उसकी पत्नी की आंखों के सामने ही उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें चार्ली नाम के एक शख्स के पास ले जाती है। चार्ली पेशे से एक रिपोर्टर है और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है। उसकी छोटी बेटी कैटी और उसका बेटा सेबेस्टियन है। एक दिन कैटी अपने पिता को मोर्स कोड सिखा रही होती है और चार्ली बड़े ध्यान से उससे सीखने की कोशिश कर रहा होता है। उसी दौरान हमें उसकी पत्नी लैरिसा के बारे में पता चलता है, जो कि प्रेग्नेंट है। परिवार के सभी लोग सामान्य जिंदगी जी रहे होते हैं कि तभी बच्चों के झगड़ने की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर उन्हें पता चलता है कि सेबेस्टियन ने अपने पैराशूट का प्रयोग केटी की गुड़िया पर कर दिया था, जिससे वह टूट गई। हालांकि चार्ली बड़ी मेहनत के साथ उस गुड़िया को ठीक करने में लग जाता है, लेकिन फिर भी केटी नाराज होकर अकेली बगीचे में खेलने चली जाती है। बगीचे में अचानक किसी महिला की आवाज सुनाई देती है। वह औरत खुद को लायला की माँ बताती है और कहती है, लायला बीमार है, इसी की वजह से वह आज उसके साथ खेलने नहीं आ सकती। महिला खुद को जादूगरनी बताती है और कुछ छोटे छोटे जादू दिखाकर केटी का भरोसा जीत लेती है। वह रोज की तरह उसे चॉकलेट बार देती है। जब केटी वहां से जाने लगती है, तब वह महिला उसे रोककर कहती है, आज उसके लिए एक खास सरप्राइज है। वह केटी को एक अजीब फल देती है और कहती है, यह उसका आखिरी जादू होगा। इतना कहकर वह रहस्यमयी तरीके से चैंटिंग पढ़ने लगती है। तभी उस फल के अंदर से एक कीड़ा निकलता है और सीधे केटी के मुंह में चला जाता है। अगले ही पल केटी को भयानक दर्द होने लगता है। वह जमीन पर गिर पड़ती है और कुछ सेकंड में बेहोश हो जाती है। उधर चार्ली घर के अंदर केटी के कमरे में मौजूद होता है। तभी उसकी नजर अलमारी में रखे ढेर सारे चॉकलेट बार पर पड़ती है। जब वह इसके बारे में सेबेस्टियन से पूछता है तो उसे पता चलता है कि केटी का कोई सीक्रेट दोस्त है जो ये सारी चीजें उसे देता है। यह सुनते ही चार्ली के मन में शक पैदा हो जाता है और वह तुरंत बगीचे की ओर दौड़ता है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले केटी वहां से गायब होती है। वह घबराकर उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। तभी दूर से एक महिला नजर आती है जो किसी बच्चे को उठाकर भाग रही होती है। गौर से देखने पर उसे समझ आता है कि वह बच्ची केटी है। चार्ली अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा करता है, लेकिन तभी तेज आंधी और तूफान के बीच वो रहस्यमयी महिला गायब हो जाती है। काफी खोजबीन के बावजूद केटी का कोई पता नहीं चलता। इसके बाद कहानी में जैकी नाम की एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है। चार्ली और लैरिसा अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। इस इलाके में पहले भी 200 से ज्यादा बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। समय बीतता जाता है और देखते ही देखते 8 साल गुजर जाते हैं, लेकिन केटी का कोई सुराग नहीं मिलता।
अपनी बेटी के खोने के बाद लरिसा पूरी तरीके से टूट चुकी होती है। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ भी उसके साथ रहने लगी थी। इसी बीच लरिसा एक और बेटी को जन्म देती है जिसका नाम मॉली रखा जाता है। मॉली अब 8 साल की हो चुकी थी। हालांकि केटी की कमी भी वो पूरी नहीं कर सकती थी, लेकिन परिवार किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। एक दिन एक लड़का अपनी साइकिल की चेन ठीक कर रहा होता है, तभी कुछ ही दूरी पर एक जहाज क्रैश कर जाता है। वह लड़का दौड़कर वहां पहुंचता है और देखता है कि दोनों पायलट मर चुके हैं। तभी उसकी नजर एक पुराने ताबूत पर पड़ती है। ये वही ताबूत था जो कि हमने कहानी की शुरुआत में अंडरग्राउंड वाले कमरे में देखा था। बाद में यह ताबूत किसी साइंटिस्ट के हाथ लग जाता है। जब वे इसे खोलते हैं तो अंदर एक छोटी बच्ची की मम्मी दिखाई देती है, लेकिन जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया जाता है अचानक हरकतें करने लगती है। उसके मुंह से एक कीड़ा बाहर निकलता है और उसका शरीर बेहद डरावने तरीके से हिलने लगता है। इसी बीच चार्ली और उसका परिवार बाहर खाना खाने गया होता है। तभी उसके फोन पर एम्बेसी से कॉल आता है। कॉल सुनते ही उसकी दुनिया बदल जाती है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि उसकी बेटी केटी जिंदा मिल गई है। यह खबर सुनते ही लरिसा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंच जाता है। वहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि केटी कई सालों बाद एक बेहद परिस्थिति में रही है। लगातार अंधेरे में रहने की वजह से उसकी त्वचा बुरी तरह प्रभावित हो चुकी है और मानसिक आघातों के कारण वह अजीब अजीब की बातें दोहरा रही थी। हालांकि डॉक्टर उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सही इलाज और देखभाल से वह धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। डॉक्टर ने परिवार को सख्त हिदायत दी थी कि केटी का खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने यह भी कहा था उसकी हालात देखकर घबराना नहीं, उसके साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना। कई साल बाद अपनी बेटी को वापस पाने की खुशी तो थी, लेकिन जब चार्ली और लरिसा उसे करीब से देखते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। केटी का पूरा शरीर खराब हो चुका था। उसके नाखून असामान्य तरीके से बड़े हो चुके थे। उसकी त्वचा जगह जगह से फटने लगी थी और सड़ रही थी। अपनी बेटी को इस हालात में देखकर लरिसा की आंखें नम हो जाती हैं। उधर पुलिस अफसर जैकी अब भी इस केस को लेकर जांच कर रही थी। वह परिवार को बताती है जिस ताबूत से केटी मिली वह करीबन 300 से 400 साल पुराना है। उसके मुताबिक किसी अपराधी के लिए ऐसा ऐतिहासिक वस्तु का इस्तेमाल करके किसी को छिपाना असंभव बात होती है। चार्ली गुस्से और दर्द में जैकी से कहता है जिसने उसकी बेटी के साथ यह सब किया वह उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहता है। जैकी उसे भरोसा दिलाती है कि अपराधी ज्यादा दिनों तक बाहर नहीं रह सकते। कुछ समय बाद केटी को घर लाया जाता है और उसे उसके पुराने कमरे में रखा जाता है। पूरा परिवार उसे देखकर खुश हो जाता है, लेकिन उसकी हालात देखकर हर कोई अंदर से परेशान था। लरिसा की माँ एक धार्मिक महिला थी और वह ज्यादातर समय प्रार्थना में बिताती थी। वह भी कैटी के पास बैठकर भगवान से उसकी सलामती की दुआ करने लगती है। लेकिन तभी कैटी का व्यवहार बदलने लगता है। वह थोड़ा एग्रेसिव हो जाती है। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगता है। स्थिति बिगड़ती देखकर लरिसा तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिया था उसे लगा देती है। कुछ देर में कैटी शांत हो जाती है। इस घटना के बाद चार्ली को लगने लगता है कि मामला सिर्फ बीमारी का नहीं। वह बेसमेंट में जाकर पुरानी तस्वीरों और दस्तावेजों की मदद से सच्चाई जानने की कोशिश करता है। उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ रहस्यमयी हो रहा है। दूसरी तरफ लरिसा एक माँ होने के नाते इन सारी बातों को नजरअंदाज कर रही थी। उसके लिए केटी चाहे जैसी भी वह थी सिर्फ उसकी बेटी, उससे बढ़कर कुछ नहीं। एक रात लरिसा केटी को सुलाते सुलाते खुद भी वहीं सो जाती है। कुछ ही देर बाद चार्ली कमरे में आता है और देखता है कैटी अपने बिस्तर पर नहीं थी। पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दोनों उसे ढूंढते हुए बाहर पहुंचते हैं जहां केटी दीवार के दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हुई थी। वह उन्हें देखते ही दूर भागने लगती है। इसी के दौरान उसे एक बिच्छू मिलता है। वह उसे खाने की कोशिश करती है, लेकिन ठीक उसी समय चार्ली दौड़कर उसे पकड़ लेता है, जबकि लरिसा उसके मुंह से बिच्छू निकाल लेती है। तभी केटी के मुंह से किसी अजीब तरह का तरल पदार्थ जैसा कुछ बहने लगता है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अगले दिन चार्ली अपने बच्चों को छोड़ते हुए स्टेबियन को समझाता है कि उन्हें केटी के साथ बिल्कुल सामान्य व्यवहार करना होगा। वह उम्मीद करता है कि धीरे धीरे सब पहले जैसा हो जाएगा। इधर घर पर लरिसा और उसकी माँ केटी की साफ सफाई कर रही होती है। जब लरिसा उसके बड़े बड़े नाखून काटने की कोशिश करती है तो उन्हें देखकर वह हैरान रह जाती है। नाखून इतने ज्यादा सख्त थे कि काटना मुश्किल हो रहा था। काफी कोशिश करने के बाद जब उन्हें काट लेती है तो गलती से उसके पैर की
कुछ त्वचा निकल जाती है। हैरानी की बात यह थी कि इससे केटी को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। इसके बजाय वह दोनों के ऊपर हमला कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच चार्ली घर पहुँचता है और उसे ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद वह केटी को रसोई के पास देखता है। वहाँ पहुंचकर उसके होश उड़ जाते हैं। केटी खुद को बुरी तरह घायल कर रही थी। चार्ली उसे पकड़कर रोकता है और फिर से लेरिसा उसके घावों पर मरहम लगाती है। इस सब घटनाओं को देखकर चार्ली सुझाव देता है कि शायद कुछ समय के लिए केटी को किसी सेंटर में भेज देना चाहिए, लेकिन यह बात लेरिसा सुनकर भड़क उठती है। वह साफ कह देती है कोई भी उसकी बेटी को उससे दूर नहीं कर सकता। दोनों के बीच बहस हो जाती है और लेरिसा गुस्से में कमरे में चली जाती है। वह केटी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन केटी जवाब देने की बजाय लेरिसा के चेहरे पर थूक देती है। इसके बावजूद भी लेरिसा बुरा नहीं मानती। उसे लगता है कि कम से कम उसकी बेटी ने किसी तरह रिएक्ट तो किया। उस रात चार्ली अकेला केटी के पास बैठा रहता है। वह खुद को दोषी मानते हुए उससे माफी मांगता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वह कहता है अगर उसने उस दिन उसे अकेला ना छोड़ा होता तो शायद सब कुछ ठीक होता। तभी अचानक केटी अपने दांतों को एक खास तरह से लय में बजाने लगती है। चार्ली को इससे एहसास होता है कि वह मॉर्स कोड के जरिए उससे बात करने की कोशिश कर रही है। वह तुरंत कॉपी और पेन लेकर उसके सारे संकेतों को लिखना शुरू कर देता है। बाद में वह केटी की पुराने मॉर्स कोड वाली किताब निकालकर एक एक संकेत को समझने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद जब पूरा संदेश सामने आता है तो उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, लायला। यह नाम सुनते ही चार्ली तुरंत जैकी को फोन करता है और पूरी बात बताता है। जैकी भी हैरान रह जाती है। वह कहती है अगर केटी ने यह नाम बताया है तो जरूर वह इस लड़की को जानती होगी। वह चार्ली को सलाह देती है कि वह अपनी पुरानी यादों और रिकॉर्ड में उसका नाम ढूंढे। फोन रखने के बाद चार्ली केटी का पुराना सामान निकालता है। उसके गायब होने के बाद जो भी चिट्ठियां और पैकेट्स आए थे सब एक बड़े बॉक्स में रखे हुए थे। वह एक एक करके सभी चीजों को खंगालता है। आखिर में उसे एक पत्र मिलता है जिस पर चॉकलेट बार की तस्वीर बनी हुई थी। जब वह उसे खोलता है तो पता चलता है कि यह पत्र लायला खलील नाम की एक महिला ने भेजा था। उधर रात के समय मौली बाथरूम जाने के लिए उठती है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वह आवाज केटी की थी। पहली बार केटी उससे बेहद प्यार से बात कर रही थी। मौली को यह देखकर खुशी होती है। वह अपनी माँ को यह बताने के लिए जाने लगती है, लेकिन केटी उसे रोक लेती है और कहती है वह अपनी माँ को एक सरप्राइज देना चाहती है। मासूम मौली उसकी बातों में आकर वहीं रुक जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। मौली जैसे ही वहां से जाने की कोशिश करती है तभी एक अदृश्य शैतानी ताकत उसे रोक लेती है। असल में वह शक्ति किसी और के अंदर नहीं बल्कि केटी के अंदर मौजूद थी। केटी धीरे धीरे मौली को खींचते हुए दरवाजे के पास ले आती है और फिर किसी अनजान भाषा में चैंटिंग पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बड़े रिचुअल की तैयारी कर रही हो। दूसरी तरफ जैकी लगातार लायला खलील नाम की महिला के बारे में जानकारी जुटा रही थी। उसके डाटाबेस में इस नाम का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, इसलिए सही व्यक्ति तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन गहराई से जांच करने के बाद एक अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि लायला खलील नाम का एक घर रेगिस्तान के बीचों बीच है। यहाँ खास तरह के फल उगाए जाते हैं। फल का नाम सुनते ही जैकू को याद आता है किसने केटी को पहली बार एक रहस्यमय फल खिलाया था। यही कड़ी उस खेत तक उसे पहुंचा देती है। खेत के बीचों बीच एक सुनसान मकान बना हुआ था। जैकी कई बार आवाज लगाती है लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है। घर की तलाशी लेते समय उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। वो रास्ता सीधे उस रहस्यमय कमरे में जाता था जहाँ काला पिरामिड रखा हुआ था। कमरे में पहुंचकर पिरामिड और उसके आसपास कई अजीब निशान को वह देखती है। वहीं उसे एक जंजीर भी मिलती है जो किसी समय नीचे बने गुप्त कारखाने को बंद करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जैकी नीचे उतरती है तो उसे उसी जगह पर जहाँ कभी ताबूत रखा गया था अजीब अजीब तरह के निशान मिलते हैं, जैसे ही वहाँ पर कोई बड़ा रिचुअल किया गया हो। तभी बाहर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि वही रहस्यमय जादूगरनी थी जिसने सालों पहले केटी को अपने जाल में फंसाया था। जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखती है जैकी उसके सामने आ जाती है और उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन जादूगरनी बिना डरे हथियार उठाकर जैकी पर हमला करने के लिए दौड़ती है। अपनी जान बचाने के लिए जैकी को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। गोली लगते ही वह महिला ढेर हो जाती है। तभी जैकी की नजर एक दूसरी लड़की पर पड़ती है जो घबरा कर वहाँ से भागने लगती है। जैकी उसका पीछा करती है और देखती है कि वह
लड़की एक जगह जमीन खोदने लगी है। जब जैकी उसे रोकती है तो लड़की के हाथ में एक पुराना डिब्बा होता है जिसे उसने जमीन के अंदर से निकाला था। डिब्बे के अंदर एक पुरानी सीडी रखी हुई थी जिस पर कि कैटी का नाम लिखा हुआ था। यही जैकी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम लैला खलील है। उधर घर के अंदर लरिसा की माँ कैटी की लगातार देखभाल कर रही थी। वह लगातार भगवान का नाम जप कर रही थी, लेकिन शायद यही बात केटी को अंदर और गुस्सा दिला देती है। अचानक वह अग्रेसिव हो जाती है और लरिसा की माँ के ऊपर हमला कर देती है। वह पहले उसके हाथ पर काट लेती है, फिर उसे जमीन पर पटक देती है। इसके बाद उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। अगले ही पल एक ऐसी घटना होती है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कुछ ही सेकंड में वह महिला खिड़की से नीचे गिर जाती है। कांच टूटने की आवाज सुनकर लरिसा दौड़ते हुए कमरे में पहुंचती है। नीचे झांक कर देखती है तो उसकी माँ जमीन पर पड़ी हुई थी। उनके सिर से खून गिर रहा था। यह दृश्य देखकर उसकी दुनिया उजड़ जाती है। दूसरी ओर जैकी उस सीडी को देखने बैठती है। वीडियो में वही जादू करने दिखाई देती है जो किसी अनजान भाषा में कुछ बोल रही थी। जैकी उसकी भाषा को तो नहीं समझ पाती, लेकिन वीडियो में जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह तुरंत लैला के पास पहुंच जाती है और उससे सवाल पूछने लगती है, लेकिन जवाब में लैला सिर्फ अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है। तब जैकी को पता चलता है कि लैला कुछ बोल ही नहीं सकती। बाद में टूटी फूटी आवाज में लैला बताती है कि उसने कभी सच बताने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसकी जीभ काट दी। जैकी उसे वीडियो की सच्चाई जानना चाहती थी क्योंकि अब एक बच्ची की जान खतरे में थी। आखिरकार लैला कागज पर पूरी कहानी लिखकर उसे समझाती है। जैसे जैसे जैकी उन बातों को पढ़ती है उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे समझ आता है कि मामला सिर्फ अपहरण का नहीं बल्कि सदियों पुराने एक खौफनाक अनुष्ठान का था, यानी कि रिचुअल। वह तुरंत चार्ली को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार कॉल करने के बावजूद भी उसका संपर्क नहीं हो पाता। वजह यह थी कि उसके घर में अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। लरिसा की मां की मौत के बाद लरिसा पूरी तरह टूट चुकी थी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसकी मौत के पीछे उसकी अपनी बेटी का हाथ था। इसी कारण की वजह से उन्होंने केटी को एक कमरे में बंद कर दिया था और दरवाजे पर ताला लगा दिया था और चार्ली खुद बाहर बैठकर उस पर निगरानी रख रहा था। तभी सेबेस्टियन वहां आता है और बताता है उसकी माँ उसे बुला रही है। चार्ली कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। रोते हुए लरिसा कहती है कि अब वह केटी को नहीं देख सकती। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेटी ऐसी हरकत कर सकती है। वह चार्ली से कहती है उसे कहीं दूर ले जाया जाए क्योंकि वह उसे अपनी बेटी मानने की हालात में नहीं है। इधर सेबेस्टियन सीढ़ियों के पास बैठा अपनी बहन की निगरानी कर रहा था। तभी कमरे के अंदर से केटी की आवाज आती है। वह मदद मांगते हुए अपने भाई को बुलाती है, लेकिन इस बार सेबेस्टियन उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद कमरे के अंदर अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। कुछ देर बाद पता चलता है कि केटी ने फर्श तोड़ डाला। वहीं मौली उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह भी किसी उस तरह उसके परिवार में आ चुकी है। मौली का यह व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। वह ऐसी हरकतें करने लगती है जो सामान्य बच्ची कभी कर ही नहीं सकती थी। घर के सभी लोग उसका बदला हुआ व्यवहार देखकर हैरान रह जाते हैं। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर केटी अपने अगले कदम की तैयारी करती है। आखिरकार परिवार उसे काबू करने के लिए कुर्सी से बांध देता है। चार्ली पूरी रात बैठकर उसके सामने निगरानी करता है। इसी दौरान उसे एहसास होता है कि केवल मौली नहीं बल्कि सेबेस्टियन भी अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है। तभी जैकी घर पहुंचती है और सभी को वह सीडी दिखाती है। वीडियो में दिखाई देता है कि उस वीडियो के मुताबिक लोग सदियों पहले एक ऐसा रिचुअल पूरा कर रहे थे। उनका मानना था कि एक प्राचीन मम्मी को दोबारा जीवित किया जा सकता है और किसी उद्देश्य से पीढ़ियां भयावह तरीके से इस परंपरा को निभा रही हैं। अब केटी को भी इसी रिचुअल में शामिल कर लिया गया है। जैकी सभी को बताती है कि वह वीडियो किसी असाधारण रिकॉर्डिंग के लिए नहीं बनाई थी। दरअसल यह उनके खानदान की एक गुप्त विरासत थी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस भयानक रिचुअल को सीख सकें। वीडियो में विस्तार तरीके से दिखाया जाता है किस तरह एक प्राचीन मम्मी के शरीर में मौजूद दुष्ट आत्मा को निकालकर